कक्षा सप्तम भूगोल। हमारा अध्याय है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों से अनोखी है, किंतु अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। सूर्य के प्रकाश की इस ग्रह पर उचित मात्रा मिलती है और जीवनदायिनी गैसें हमारे वायुमंडल में हमारे लिए उपलब्ध हैं। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही वीरान होती। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति रह नहीं पाता। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का, जिसे हम वायु कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें विभिन्न गैसों का एक मिक्सचर बना हुआ है, एक मिश्रण बना हुआ है और उसका आवरण है। आवरण माने घेरा, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में क्या क्या है, इसकी गैसों के बारे में जान लें थोड़ा सा। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 90% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इसमें से एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में 78% और ऑक्सीजन गैस है दूसरी, जो 21% पाई जाती है। इस तरह से 78 और 21 मिलाकर 99 हो जाता है। बचा 1%। उस 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, इस प्रकार की गैसें सम्मिलित हैं। तो जानने का विषय ये है कि इस वायुमंडल में जो हम देख रहे हैं, हमारे आसपास जो वायु का क्षेत्र है, इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। यानी समझना ये है कि हम ऑक्सीजन के से ही ऑक्सीजन ही हम लेते हैं सांस में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है इस धरती पर, इस वायुमंडल में। ऑक्सीजन यदि कम होती, ना होती, तो हम सांस कैसे ले पाते। इसी तरह पेड़ पौधे के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेड़ पौधों के विकास के लिए 78% पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकृति जो बनाई हुई है, इस प्रकृति के अंदर मनुष्यों के और पेड़ पौधों के, यानी जीवों के और पेड़ पौधों के दोनों के रहने के लिए प्रकृति ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। जलवाष्प जल की भाप और महीन बारीक बारीक धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। तो बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। तो ये था संगठन वायुमंडल का। इस वायुमंडल के संगठन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि
ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? याद रखना चाहिए 21%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 78%। इन दो का तो हमें आवश्यक रूप से याद होना चाहिए। अब वायुमंडल, जो हमारे धरती के ऊपर हम वायुमंडल देखते हैं, उस वायुमंडल के अंदर भी पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इस वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। तो ये जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल, ये लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, नहीं? और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई। वायुमंडल का ये सबसे घना भाग है। इस परत की एक बात और भी है कि जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर चले जाएंगे, हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। चूंकि तापमान में परिवर्तन होता जाता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, कोहरा बादल, ओला, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, ये सारी घटनाएं जो आप देखते हैं, बिजली का चमकना, ये सभी घटनाएं सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। समताप मंडल जो इससे ऊपर होता है, उसमें एक ओजोन गैस होती है, एक ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत। वो क्या करती है? जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें जब आती हैं, तो ओजोन परत उनको, जो हमारे लिए नुकसानदायक हानिकारक विकिरण हैं, उनका शोषण कर लेती है और हमारे लिए कम नुकसान वाली किरण धरती तक आ पाती है। ये ओजोन परत इस काम को करती है। मध्य मंडल में टूटते तारे की घटना घटित होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हम रेडियो टेलीविज़न का प्रसारण सुनते हैं। वो आयन मंडल में जाकर के रेडियो तरंगें आती हैं। तो बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और सबसे ऊपर की जो परत है बाह्य मंडल, उसमें जाकर के हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के तत्व, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है वायुमंडल, तो वायुमंडल के तत्व हैं। तत्व में कौन कौन आते हैं? इसके में तत्व में आते हैं तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता। ये वायुमंडल तत्व हैं। तो तापमान के विषय में आप जानते हैं, वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत है, हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वह उसका मूल कारण है सूर्य। और वहाँ से जो आने वाले, सूर्य से आने वाले विकिरण हैं, उनको हम बोलते हैं सौर विकिरण।
पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को हम बोलते हैं सूर्यातप। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म करती हैं, धरती को गर्म करती हैं, फिर उसके बाद धरातल के संपर्क में जो आने वाली हवा है वह गर्म होती है, और फिर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता जाता है और ऊपर वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः ज़्यादा तापमान रहता है, यानी गर्म होकर वायु ऊपर चली जाती हैं। भले ही जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ही तापमान घटता जाता है। हमने बताया था कि इस क्षोभ मंडल में हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो इस प्रकार ऊपर जाते जाते तापमान घटता जाता है, और हिमालय की चूंकि बहुत ऊंचाई है, यही कारण है कि वहाँ तापमान कम है और पूरे वर्ष हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। तो ये जो तापमान है इसे हम ये मानकर चलिए कि वायु की गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को हम तापमान कहेंगे। तापमान मापने की जो इकाई है, जो पैमाना है, जो मात्रक है, वह डिग्री सेल्सियस है, और जो यंत्र है नापने का उसे कहते हैं तापमापी। थर्मामीटर आपने देखा भी होगा, वो तापमान नापने के काम में आता है। तापमापी, मापी माने मापने वाला, ताप माने ताप, तो तापमापी इसे मापता है। अगली बात है वायुदाब। तो वायुदाब, वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है तो आप जान ही गए हैं। वायु में भी भार होता है। वायु अपने भार के कारण चारों ओर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों पे पड़ने वाले भार को ही हम वायुदाब कहते हैं, या वायु भार भी कह सकते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापते हैं, इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। तो तापमान मापने के लिए यंत्र का नाम तापमापी, और वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर। और मापने की जो दाब मापने की जो इकाई है वो है मिलीबार। मिलीबार उसकी इकाई है, मात्रक है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का एक वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वायु दाब जो है वो सब जगह समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। तो ऊर्ध्वाधर जो वितरण है उस वितरण में क्या है कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है, और वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती है। अतः ऊंचाई के साथ साथ दाब और घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। अब क्षैतिज वितरण कैसे कैसे है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी इसमें वायु दाब की विभिन्न पेटियां पाई जाती हैं। कितनी पेटी पाई जाती हैं? 5 पेटियां हैं, 4 पेटियां हैं नहीं। तो वायु दाब की क्षैतिज वितरण में 4 पेटियां हैं। पहली पेटी है इसमें भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है, जिसे डोल ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ जल्दी से हवा गर्म हो जाती है, हल्की होकर ऊपर चली जाती है, वायु की कमी हो जाती है। जहाँ वायु कमी हो जाती है तो वायु दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी कहते हैं, या इसे डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम। दूसरी है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 35 अक्षांश के बीच पाई जाती है। तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये 60 और 65 अक्षांश के
आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। चौथी ध्रुवीय और उच्च वायुदाब पेटी है। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश तक पाई जाती है। इस प्रकार से ये 4 पेटियां हैं, इनका थोड़ा सा अवलोकन कर लेंगे। अब है वायुमंडल की आर्द्रता। जो हम जिक्र कर रहे थे कि उस समय आपको बता रहे थे कि जलवाष्प इसमें पाई जाती है, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही हम आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा होता है, वाष्पीकरण होता है जल का, और उससे जलवाष्प बनती है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह वाष्प में बदल जाती है। इस प्रकार से ये जलवाष्प के कारण ही, यानी जब ताप घटने पर जलवाष्प, जैसे ही तापमान कम होता है तो जल वाष्प जो है ठंडी होती है हल्की सी, तो वो जल में बदल जाती है, और इस प्रकार से उसे संघनन कहते हैं। संघनन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक गिलास ले लिया, उसमें पानी में बर्फ़ डाल दी, और गिलास के बाहर की जो परत है उस पर भी पानी की बूंद दिखाई देती हैं आपको कभी कभी। जब मेज़ पर रख देते हैं उस पर गीला हो जाता है, तो ये सब क्या है, बाहर से पानी कहाँ से आया, तो बाहर की हवा में से जो पानी आया है वो संघनन क्रिया हुई है, उसी के कारण आया है। और वर्षा क्या होती है ये आप जानते ही हैं, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेंगे। इसके अलावा मौसम और जलवायु, इन दोनों में क्या है, अंतर है। तो आपकी घंटे भर में या दिन भर में या सप्ताह भर में ये धूप और हवा, वर्षा आदि की स्थिति बदलती रहती हैं, इसको हम मौसम कहते हैं। और लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं का जो योग है कुल मिलाकर के, उसे जलवायु कहा जाता है। तो ठीक से इस पाठ का एक बार अध्ययन कर लेंगे, और इसके जो कुछ प्रश्न दिए हैं कोशिश करेंगे उन्हें हल करने की। बाकी मैं उनका PDF बनाकर आपके पास भेजूँगा।